नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के शेर के साथ कि हम परवरिश लौह क़लम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह क़लम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रक़म करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी के ताल्लुक़ से। अर्नब गोस्वामी वो नाम है जो मुहताज तारुफ़ नहीं। ये और बात है कि कुछ लोग अपने नेकनामी के ज़रिए से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बदनाम होने के ज़रिए से, अपने बुरे कामों के ज़रिए से, अपने बदकिरदारी के ज़रिए से पहचाने जाते हैं। अर्नब गोस्वामी दूसरी फ़हरिस्त में शामिल है, दूसरी फ़हरिस्त के लोगों में शामिल है जो अपने बुरे कामों के ज़रिए से पहचाना जाता है। लोगों में बदअमनी, एक दूसरे को आपस में लड़ाने के ज़रिए से, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाने के ज़रिए से, किसी भी इशू को हिंदू मुस्लिम बना देने के ज़रिए से इसको पहचाना जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अर्नब किस तरह से जो है अपने डिबेटरों से बात करता है, जो उसके डिबेट में शामिल होने आते हैं, पैनलिस्ट वगैरह, किस तरह से उनसे वो डिबेट करता है। अगर कोई शख्स मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है या उसके व्यू, उसकी जो राय होती है, अगर वो मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है या इसके ख़िलाफ़ जाती है, भाई हर शख्स आज़ाद है इस देश के अंदर, हर शख्स के पास अपनी एक राय होती है, तो ये शख्स उसको बात तक करने नहीं देता है। आपने ख़ुद देखा होगा, इसके हर एक डिबेट आप देख सकते हैं, डिबेट इसके पड़े हुए हैं। पूछता है भारत के नाम से, नेशन वांट्स टू नो, इस नाम से ये रिपब्लिक टीवी पे अपना शो चलाता है, जिसमें कोई भी अगर डिबेटर, कोई भी डिबेट करने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला शख्स इसकी राय के ख़िलाफ़ जाता है तो उसकी या तो आवाज़ बंद कर देता है या उसके ऊपर काउंटर वार इस तरह से करता है, इस तरह से चीखता और चिल्लाता है कि सामने वाला नर्वस हो जाता है। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि कुणाल कामरा कॉमेडियन हैं, उन्होंने कहा कि एक घंटा तक पैनलिस्ट अर्नब के शो में रहता है, जब वो वापस जाता है तो रास्ते में वो सोचता है कि यार अर्नब सवाल क्या पूछ रहा था। मतलब ये कि एक घंटे के अंदर अर्नब को उसका सवाल ही समझ में नहीं आता है। और फिर हमने देखा है कि किस तरह से उस शख्स ने पालघर के वाक़े को, जिसमें दो साधुओं की और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है मॉब लिंचिंग के ज़रिए से, किस तरह से इस शख्स ने अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इसको रिलीजियस कलर देने की कोशिश की थी, यानी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से इसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को, जो सुसाइड किया था उस शख्स ने, उसको ये कत्ल साबित करना चाह रहा था कि उसका कत्ल किया गया है, उसका मर्डर किया गया है। हालांकि बाद में बांद्रा की पुलिस ने ये बात कही कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, वो शख्स डिप्रेशन की वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी। ये बात सीबीआई के हवाले कर दिया गया। अभी तक उस केस की सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है, अभी तक वो जांच ही कर रही है उसकी मौत की। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से इस शख्स ने कोरोना के पीरियड में तबलीगी जमात के ऊपर किस तरह से हमले बोले थे। कोरोना को, इस बीमारी को भी इसने मुस्लिम बना करके पेश किया था। यानी हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ये शख्स रिलीजियस कलर ढूंढ लेता है, रिलीजियस कलर को हवा देने में महारत रखता है ये शख्स। बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं कि इस शख्स के ऊपर कितने जो है किस तरह के केसेस आज भी मुंबई के अंदर चल रहे हैं। हमने देखा है कि 2018 का जो केस था, जिस शानदार स्टूडियो के अंदर ये बैठ करके पूछता है भारत जैसे शो को चलाता है, अब वो पूछता है भारत के बजाय थूकता है भारत, ये ज़्यादा मुनासिब होगा, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। यानी जिस तरह की वो हरकतें करता है, वो पूछता है के बजाय थूकता है कर दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब लगता है। बहरकैफ हम बात कर रहे थे कि 2018 में जिस स्टूडियो में बैठ करके बातें करता है, उस स्टूडियो को जिस शख्स ने डिज़ाइन किया था, जो उसका इंटीरियर डिज़ाइनर था अन्वय नायक करके, अन्वय नायक ने जब उसको डिज़ाइन कर दिया, तकरीबन 4.5 करोड़ की लागत से उस शख्स ने मेहनत करके इसका स्टूडियो तैयार कर दिया। बाद में ये पैसा देने के लिए उसको टाइम पे टाइम देता रहा और उसका पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो शख्स यानी इंटीरियर डिज़ाइनर और उसकी माँ ख़ुदकुशी कर लेती है और बाकायदा ख़ुदकुशी में इसका नाम शामिल रहता है। यानी ख़ुदकुशी नोट में, सुसाइड नोट के अंदर इसका नाम लिख करके वो जाता है। उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, फडणवीस गवर्नमेंट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, उसमें उसके मामलों को दबा दिया जाता है, लेकिन उसकी बेवा और उसकी बेटी
जब अनिल देशमुख के पास आती है, अभी की गवर्नमेंट में जो इस वक्त महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर है, उनके पास फरियाद लेकर के आती है और कहते हैं वो लोग कि हमें आपसे उम्मीद है, आप हमें हमारे मामले में इंसाफ दिलाइए। महाराष्ट्र के जो वजीर दाखिला हैं अनिल देशमुख, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे और आपके साथ सच्चा फैसला किया जाएगा और जो मुनासिब होगा हम आपकी मदद करेंगे। चुनांचे वो केस वापस खोला जाता है, रीओपन किया जाता है। इसी ताल्लुक से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है। अर्नब गोस्वामी को जब मुंबई की पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो मानो ऐसा लगता है कि अर्नब को नहीं गिरफ्तार किया गया, बल्कि बीजेपी के किसी स्पोक पर्सन को गिरफ्तार कर लिया या किसी मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया हो, बीजेपी के किसी बड़े आला अफसर को गिरफ्तार कर दिया गया, आला ओहदे पर फाइज शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया हो। हर तरफ से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े नेता, इनके जो बड़े बड़े मंत्री आला ओहदे पे फाइज हैं, वो ट्वीट के जरिए से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर को आप ले लीजिए, सबसे पहला ट्वीट जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी सहाफत के आज़ादी पे गिरफ्तारी है, सहाफत की आज़ादी को रोकने के लिए, यानी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और इमरजेंसी जैसे सिचुएशन है। प्रकाश जावड़ेकर ही सिर्फ नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है ट्वीट किया था। इसी तरह से मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने भी जो है ट्वीट करके जो है इसकी कड़ी निंदा की थी और महाराष्ट्र हुकूमत को घेरने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो यानी पहाड़ टूट पड़ा हो बीजेपी के सारे लोगों पे, सारे बड़े बड़े नेताओं पे। हर शख्स चीखो पुकार करना शुरू कर दिया। बहरकैफ 10 दिन के अंदर ही उस शख्स को जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से बेल मिल जाती है, उसमें जमानत दे दी जाती है। उसके बाद वापस आकर के उदय ठाकरे साहब के खिलाफ जुबान दराजी करता है कि आप वो वीडियो खुद देखें और फैसला करें, क्या ये शख्स जर्नलिज्म के लायक है, क्या इस शख्स को सहाफ़ी कहा जा सकता है, क्या ये शख्स सहाफ़त के किसी भी कैटेगरी में कहीं भी फिट आता है, सहाफ़त को चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्या वो इस चौथे स्तंभ के कहीं भी किसी भी जगह मुनासिब फिट हो सकता है। आप खुद देखें और फैसला करें कि किस तरह से वो महाराष्ट्र के सीएम को, इसी तरह से महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, किस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करता है। आप खुद देखें और फैसला करें। संजय रावत के ताल्लुक़ से, वो संजय रावत और सलमान खान के ताल्लुक़ से किस तरह से इसके बयानात आए। बहरकैफ मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, जूनियर या सीनियर, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, जूनियर या सीनियर, ये धमकी दी जा रही है, मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? सलमान खान कहां है? चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? इसके ऊपर एक दूसरा केस टीआरपी का है। हमें अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए जो इससे पहले बार्क का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसके जो सरबराह थे पहले, इससे पहले जो सरबराह पार्थुदास गुप्ता, इसके टच में रहते हैं और बाकायदा वो उनसे बातें करता है, उनको घूस देता है, उनको पैसे देता है, लाख्स ऑफ रुपीज, यानी कई लाख रुपए उसने उनको दिए ताकि वो उनके चैनल की टीआरपी को आगे करके रखें, आगे बढ़ावा दें और उनके चैनल को सबसे टॉप रैंकिंग पर दिखाया जाए। जब मुंबई पुलिस ने टीआरपी केस के अंदर इनके खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, पार्थुदास गुप्ता जो इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं, जो इस वक्त जो है मुंबई पुलिस के हिरासत में है, मुंबई पुलिस के गिरफ्त के अंदर हैं, उसके चैट और अर्नब गोस्वामी के दरमियान जो व्हाट्सएप चेक हुआ, उसकी तकरीबन 500 पेज की फाइल है। 500 पेज पे वो जो है चैट मुश्तमिल है और क्या क्या उन दोनों के दरमियान आपस में बातें हुई हैं, कितने राजदाराना बातें हुई हैं और कैसे कैसे अहम मुद्दों पे बातें हुई हैं, किस तरह से अर्नब गोस्वामी जो है पीएम
पीएमओ में यानी पीएम से उनका किस तरह से गहरा ताल्लुक़ है। बड़े बड़े मिनिस्टरों को वो कुछ नहीं समझता है, किसी को कचरा कहता है, किसी को यूजलेस कहता है, किसी को बेकार कहता है कि आईबी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्त जो स्मृति ईरानी है उनको आईबी के अंदर जो है वो आईबी ऑफिसर बन जाएं, वो आईबी के अंदर आ जाएं तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएंगे। इसी तरह से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी उसको 3 दिन पहले उसकी खबर लग जाती है। इस शख्स ने जो पुलवामा हमला हुआ था जिसके अंदर हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, ये शख्स कहता है दिस अटैक वी हैव ऑन लाइक क्रेजी। अर्नब जो है इसको मज़े लेकर के इस चीज़ को बयान करता है कि हम ये तो जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने बड़े मज़े लेकर के ये चीज़ हमने जीत ली है। 40 जवानों की शहादत हो जाती है और इसको मज़े आ रहा है, यानी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। और कहता है कि ये ऐसा एक चैनल है जो सबसे पहले वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद था, जिसके ज़रिए से इसकी चैनल को बूस्टिंग, इसकी टीआरपी को बूस्टिंग मिल रही है। इसको किसी शख्स से भी प्यार नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी, अपने टीआरपी बढ़ाने का कि किस तरह से इसकी टीआरपी को बढ़ाया जाए, सिर्फ उसी से इसको प्यार है। 26 तारीख को बालाकोट पे इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की जाती। 23 तारीख को ही ये चैट करके बार के जो सरबराह थे पार्थो दास से ये बात करते हुए कहता है बालाकोट के स्ट्राइक के ताल्लुक से वो पहले ही उनसे बात करता, 3 दिन पहले ही, यानी 23 तारीख को इस शख्स को पता चल जाता है। तो आखिर ये इंफॉर्मेशन इसके पास आई कैसे? सबसे अहम सवाल जो है ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आई कहाँ से? 3 दिन पहले इसको कैसे पता चल गया कि बालाकोट पर हमला होने वाला है, बालाकोट पे स्ट्राइक की जाएगी? और वो कहता है कि इस बार बहुत बड़ा होने वाला है। तो सामने से पार्थो दास कहता है कि क्या दाऊद के बारे में? तो वो कहता नहीं, दाऊद के बारे में उससे भी बड़ा होने वाला है। बालाकोट स्ट्राइक के ताल्लुक से वो बात कर। आखिर इस शख्स के पास बात आई कहाँ से? उसके बारे में आप एक वीडियो देखें और गौर करें किस तरह से इस मुल्क के जो वजीर आजम है अर्नब गोस्वामी की किस तरह से तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो देखें, आप सुने और खुद फैसला करें। अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे गेस्ट बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके बाद घेरना शुरू किया है मोदी हुकूमत को। अर्नब गोस्वामी के ताल्लुक से इस तरह की खामोशी क्यों? जी हाँ, ये वही अर्नब है जो अपने चैट के ज़रिए से, जिसमें ये इंकशाफ करता है कि वो जजेस को ख़रीदने की बात करता है, जजेस तक को ख़रीदने की बात करता है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट खामोश है। लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हुए कहा है कि ये ऐसा मामला था, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। ये इसको खबर कैसे लगी? एक जर्नलिस्ट को इसकी खबर कैसे लग जाती? कहाँ से इसको खबर मिल जाती है? कैसे इसको स्ट्राइक की और पुलवामा हमले की इसको खबर कहाँ से आई? कहाँ से इसको मिल गई ये खबर? 5 लोगों को इसके बारे में नॉलेज होती कुल मिला जुला करके। आप खुद वो वीडियो सुने और फैसला करें। राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर इस बात का मुतालबा किया है कि जिस शख्स ने भी अर्नब गोस्वामी को इसकी इंफॉर्मेशन दी है उसको अरेस्ट होना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा।
इसी तरह से अर्नब के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं, ट्विटर पे उसका ट्रेंड भी चला है, यानी अर्नब गद्दार है। इस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किए हैं। ये व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है उसके अंदर एक नाम बड़ा लिया जा रहा है एएस का। एएस से क्या मुराद है? बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इससे मुराद अमित शाह है, यानी जिस पावर का जिसके ताल्लुक से ये अर्नब गोस्वामी बात करता है उसमें एएस का नाम बहुत लिया गया है। उससे मुराद जो है लोगों ने कहा है कि अमित शाह जी हैं। इसी तरह से इसमें कई लोगों का मजाक भी उड़ाया है। रजत शर्मा के ताल्लुक से कहता है कि वो बेवकूफ़ आदमी है। नविका कुमार को कहता है कि वो कचरा है। प्रकाश जावड़ेकर के ताल्लुक से कहता है कि किसी काम के नहीं है प्रकाश जावड़ेकर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो वजीर दाखिला है अनिल देशमुख, उन्होंने कहा अर्नब गोस्वामी को बालाकोट और पुलवामा जैसी हसास वाक़यात का पता कैसे चला, और इस मामले में वो मरकज़ी वजीर दाखिला अमित शाह से भी वजाहत तलब करेंगे। कौन कह रहा है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो वजीर दाखिला हैं वो कह रहे हैं। ट्विटर पे एक शख्स ने ये भी कहा है, गुरमीत सिंह कोहली नाम के शख्स ने कहा है, अर्नब गोस्वामी वाज टॉकिंग अबाउट बाइंग अ जज, विल द सुप्रीम कोर्ट स्टिल स्टे साइलेंट। अर्नब गोस्वामी जो है जजों की खरीदो फरोख्त की बात करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी इस पे जो है अपनी खामोशी को नहीं तोड़ेगी? इसी तरह से ध्रुव राठी ने ये बात कही है, जो बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने कहा है, इफ अर्नब एक्सेप्ट्स दैट द व्हाट्सएप चैट्स आर रियल ही वुड बी इन बिग ट्रबल। यानी अगर अर्नब कबूल करते हैं कि ये चैट हमारा है तो वो अर्नब को बड़ी मुसीबतों में डालने वाली चीज़ है। इफ़ ही सेज दे आर फेक, अगर वो कहते हैं कि ये गलत है, पीपल वुड आस्क फॉर प्रूफ एंड क्वेश्चंस हिम, तो लोग उनसे उसका प्रूफ मांग रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं। विच विल ब्रिंग मोर अटेंशन टू द चैट, दैट्स वाई ही नाइदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाइड। इसलिए वो ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उसका इनकार करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ही जस्ट प्लेड द पाकिस्तान कार्ड, वो पाकिस्तान कार्ड खेल देंगे। यानी इस पूरे मामले में वो पाकिस्तान का रोल कह देंगे। जबकि अर्नब ने कह भी दिया, अर्नब की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी हो चुकी है कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। यानी जब मामला कहीं पर भी अटके, बस पाकिस्तान को, हिंदू मुस्लिम को ले आइए, मामले को ख़त्म कर दाइए। एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि बार्क के लीक चैट पर एनबीए हैरान। एनबीए कौन है? एनबीए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है। उसने कहा है रिपब्लिक टीवी की आईबी मेंबरशिप हो फौरन सस्पेंड। इस लोगों ने उसके सस्पेंड होने की मांग की है। बहरहाल ये बड़ा ख़तरनाक खेल जो खेला जा रहा है अर्नब गोस्वामी के ज़रिए से, जो अपने चैनल पर बैठ करके सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करता है, नफ़रतों के बाज़ार गर्म करता है, नफ़रत फैलाता है, नफ़रत को हवा देता है, जहर फैलाता है। ऐसा शख्स देशभक्त कैसे हो सकता है? ऐसा शख्स पेट्रियट कैसे हो सकता है? इस चैट ने बिल्कुल अर्नब को खोल करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया है कि अर्नब कितने पानी में है, अर्नब के ताल्लुकात किन लोगों से हैं, अर्नब किस तरह बड़े बड़े मिनिस्टरों को कुछ नहीं समझता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करना ना भूलें। इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।